पहले मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी हो सकता है इंडिया में ज्यादातर केसेस में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बट फिर भी वैक्सीनेशन के बाद भी किस तरीके से एयर प्योरीफायर हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो उस चीज पे बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले आप ये सोचिए कि वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए हो या किसी भी बीमारी के लिए हो, वो किस तरीके से काम करता है। अब हम जो सांस लेते हैं, सांस जब लेते हैं, हवा हमारे रेस्पिरेटरी पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो ये इस सिचुएशन को हम रोक नहीं सकते, मास्क पहनेंगे जो भी करेंगे, हमें हवा के जरिए जो इम्प्यूरिटीज आती है वो शरीर के अंदर पहले जाता है। अब शरीर के अंदर जाके गले में जाता है, नाक में जाता है, फिर जो भी हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स में पहुंचते हैं, वहां पे होस्ट ढूंढ के वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो जब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तब हमारा जो वैक्सीन है तब उसको काम करना करना पड़ता है। तो जब वो देखता है कि ऑलरेडी अटैक हो चुका है और ये जो वायरस का सेल है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर चुका है, तब जाके वैक्सीन हमारा काम करना शुरू करता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन लेकिन ये आप सोचिए कि पहले अंदर चला गया, उसके बाद वैक्सीन काम कर रहा है। लेकिन हम जब अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, खास करके डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जिनका एक्सपोजर ज्यादा है। मैं एक्सपोजर का मतलब क्या है, ये मतलब है कि आप आज, मैं सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बात नहीं करूंगा। यस, कोरोना वायरस एक बहुत मेजर रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन मैं ओवरऑल इन्फेक्शन की बात करूंगा। आप खुद सोचिए कि हम मान लेते हैं कि हम लोग नॉर्मल, मतलब नॉन मेडिकल लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशनल से हमारा कोई उस तरीके से रिलेशनशिप नहीं। आई डोंट नो दे, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कई लोग आप मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूं, मेडिकल प्रोफेशनल्स और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एक्सपोजर इन्फेक्शंस पे ज्यादा होता है। मैं जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कोरोना वायरस। यस, कोरोना वायरस इज प्राइम, बट जनरली इन्फेक्शंस पे एक्सपोजर ज्यादा होता है। व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर का क्या मतलब है? मतलब आप अगर मेडिकल प्रोफेशनल है, आप नर्स है, आप डॉक्टर है या आप अटेंडेंट है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है। खुद सोचिए कि आप डॉक्टर, एक डॉक्टर को कितने पेशेंट के साथ या कितने स्टाफ के साथ दिन में इंटरेक्ट करना पड़ता है। और जो भी डॉक्टर के पास आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से तो बीमार होते ही होते हैं ना। तो वो जब डॉक्टर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस समय वो इम्प्यूरिटीज जो है, वो इम्प्यूरिटीज पेशेंट के बात करने से, पेशेंट के सांस छोड़ने से वो पूरे रूम में फैलता है। आज आपको पता है कि जितने भी डॉक्टर्स चेंबर है वो ज्यादातर जो है नॉन वेंटिलेटेड होते हैं, उसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते। आपको कितने डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो खुला खिड़की खुले दरवाजे ओपन एनवायरनमेंट में बैठे होंगे? कितने मिलेंगे? हो सकता है 1 लाख में से एक मिले। बट ज्यादातर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ज्यादातर केसेस में नॉन वेंटिलेटेड होता है, एयर कंडीशन रूम होता है, बंद कमरा होता है। तो मान लीजिए 10 पेशेंट अगर वो देखते हैं 2 घंटे में या 3 घंटे में, 10 पेशेंट देखते हैं, तो आप खुद सोचिए कि डॉक्टर को एक्सपोजर कितना ज्यादा है। लेकिन अगर हम नॉन मेडिकल प्रोफेशनल की बात करेंगे, हमारी एक्सपोजर कब ज्यादा होगी? हमारी एक्सपोजर तब ज्यादा होगी जब या तो हम हॉस्पिटल में जाके बैठेंगे 2-3 घंटे, या तो कोई हम ऐसे इन्फेक्टेड स्पेस में रहें, जैसे जिम है, जैसे सिनेमा थिएटर है, या जो भी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर ज्यादा देर हम रहेंगे तो हमारा एक्सपोजर बढ़ सकता है। बट आप खुद सोचिए कि मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पहले वैक्सीन क्यों दिया गया? बिकॉज उनका एक्सपोजर ज्यादा है। जब एक्सपोजर ज्यादा होता है तो आपका खतरा भी ज्यादा होता है। सो मैं आपको शायद इन दोनों चीजों के रिलेशनशिप के बारे में बता पा रहा हूं। तो डॉक्टर के लिए एयर प्योरीफायर जरूरी इसलिए है टू रिड्यूस द एक्सपोजर। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा
वैक्सीन तब काम करता है जब शरीर के अंदर इंफेक्शन ऑलरेडी पहुंच चुका होता है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना भी शुरू कर चुका होता है, उसका काम करना शुरू कर दिया है, उसके बाद वैक्सीन जो है जाग उठेगा और काम करेगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर के रूम में हम अगर एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? एयर प्योरीफायर लगा के, तो वो डॉक्टर्स को बेहतर तरीके से मदद कर सकता है। इनफैक्ट एक्सपोजर हम रिड्यूस करेंगे तो इन्फेक्शंस का इनटेक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर इज वैक्सीनेटेड, लेकिन वो इन्फेक्शन अंदर जाने से हम रोक सकते हैं। ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा पॉइंट है। बाकी आप इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, डॉक्टर्स किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे इस पॉइंट को, आई डोंट नो, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आज के सिचुएशन में। वैक्सीन जब आ चुका है, लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ चुका है, अब मैं इग्नोर कर सकता हूं, अब मैं फ्रीली काम कर सकता हूं। नो। सो मेरा कहना यह है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर आपके जान पहचान में डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल से इन्वॉल्व है, तो आप प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए और अपने एक्सपोजर को एयर प्योरीफायर के जरिए रिड्यूस करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे कि हमारा प्योरीफायर किस तरीके से एक्सपोजर को रिड्यूस करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास दो तरीके के टेक्नोलॉजीज है, एक है पैसिव प्यूरिफिकेशन, एक है एक्टिव प्यूरिफिकेशन। आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले मैं पैसिव प्यूरिफिकेशन की बात करूंगा। जो ये स्पेशल आपको फिल्टर्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, 3 फिल्टर। ये है प्री फिल्टर जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है, दूसरा जो ये हनीकॉम शेप में आपको दिख रहा है ये कार्बन फिल्टर है, और तीसरा हेपा फिल्टर है। ये कैसे काम करता है? वैक्यूम क्लीनर की तरह। मतलब ये पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आता है अपनी तरफ, फिल्टर के अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा निकाल देते हैं। लेकिन ये फिल्टर इफेक्टिव कैसे होगा, बाकी ब्रांड से हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम बेटर कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो का टेक्नोलॉजी है। इसके कारण क्या होता है कि जहां पे बाकी ब्रांड हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं, राइट। बाकी जितने भी मार्केट में प्योरीफायर है उनकी एफिशिएंसी सीमित रहती है प्योरीफायर के आसपास, राइट। लेकिन हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हल्का सा एंगल में जो हवा फेंका जा रहा है, ये छत से जाके पूरे कमरे की हवा को सर्कुलेट करता है और बेटर तरीके से सक्शन करता है। सक्शन फिल्टर कैसे काम करेगा? फिल्टर बेहतर तरीके से कब काम करेगा? जब पूरे कमरे की हवा को आप फिल्टर के अंदर से लेके जा सकेंगे। ये किसी भी ब्रांड में पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। या बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी बाकी ब्रांड्स हैं वो प्यूरीफायर के आसपास उनकी एफिशिएंसी सीमित रहती है, बिकॉज हवा स्ट्रेट ऊपर फेंकते हैं, ऐसे नीचे आता है। सो इस तरीके से, बट हमारा जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो और सक्शन है, जिसके कारण हम पूरे कमरे की इंप्यूरिटीज को खींच के लेके आ सकते हैं और बेहतर एफिशिएंसी दे सकते हैं आपको। हमारे स्पेसिफिकेशन वाइज हम लोग जो है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करते हैं। डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि भाई हमारी रूम कितनी जल्दी क्लीनिंग होगी, हम 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से कहेंगे। ये जो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट है, ये कुछ डॉक्टर्स बोल सकते हैं कि देखो आपका जो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स है वो 18 स्क्वायर फीट पर मिनट या 20 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है। लेकिन उस 18 या 20 का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक ना आप प्रॉपर एयर सर्कुलेशन करेंगे पूरे रूम की, चाहे वो आपका जितना ज्यादा क्यों ना हो, उसकी एफिशिएंसी सीमित रहेगी प्योरीफायर के आसपास ही। हमारी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन हो सकता है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट हो, लेकिन हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो है, इसके कारण हम पूरे कमरे की इंप्यूरिटीज को खींच के लेके आ सकते हैं। अब मैं वापस आता हूं उस सेक्शन पे जहां पे हम लोग डॉक्टर्स के लिए एक्सपोजर की बात करते हैं। अब ये जो एक्सपोजर है ये किस चीज से, ये खतरा जो है किस चीज से? आपको मालूम है कि जो हमारे जितने भी इन्फेक्शंस निकलते हैं हमारे शरीर से, वो कैसे निकलते हैं?
हम जब बात करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, हम जब हंसते हैं, हम जब गाना गाते हैं, हमें छींक आती है, खांसी आती है, उस समय हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती है, ये आपको पता है, जिसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कह सकते हैं। सो ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, ये जब बाहर निकलते हैं मुंह से, तो ये इन्फेक्शंस को कैरी करता है। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, लेकिन बाकी भी इन्फेक्शन को ये कैरी करता है। अब जब ये ड्रॉपलेट्स के जरिए पूरे कमरे में फैल जाएगा, कुछ ड्रॉपलेट्स हल्के होते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स भारी होते हैं। जो भारी ड्रॉपलेट्स है वो तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो हल्के ड्रॉपलेट्स है वो हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रहेंगे। खतरा जो है सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से है, जो इन्फेक्टेड है लेकिन वो कमरे के अंदर वो सर्कुलेट करता रहेगा काफी देर तक, चूंकि वो हल्के हैं और ये इन्फेक्शंस कैरी करता है। और ये जो इन्फेक्शंस कैरी करता है, इस वजह से डॉक्टर को एक्सपोजर ज्यादा होता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1, हमने ये देखा कि वैक्सीनेशन तो ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन तब काम करता है जब वायरस शरीर के अंदर आके ऑलरेडी काम डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुका है, तब वैक्सीन काम करना शुरू करता है। सो हमारे लिए क्या जरूरी है कि ठीक है हम लोग इम्यूनाइज्ड हो गए हैं, लेकिन जितना हम कम से कम कर सकते हैं, जितना शरीर के अंदर कम से कम हम लेके जा सकते हैं, उतना ही बेटर है। और ये जो खतरा है ये किन लोगों के लिए ज्यादा है? जो मेडिकल प्रोफेशनल है, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। और जो नॉन मेडिकल है उनको उतना खतरा नहीं है, लेकिन जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनको खतरा है। क्यों खतरा है? बिकॉज ज्यादातर कमरे जो है नॉन वेंटिलेटेड होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, खिड़की दरवाजे नहीं होते। तो उन कमरों में जब आप पेशेंट्स को देखते हैं, जब वो बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ कई तरीके का इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोरोना वायरस हवा में फैल जाते हैं। और वो एक्सपोजर डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अगर वो दिन में 15, 20, 25 पेशेंट को देखते हैं और क्लोज्ड एनवायरनमेंट में देखते हैं, ठीक है प्रोटेक्शन लिया हुआ है, मास्क पहने हुए हैं, लेकिन एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो एयर प्योरीफायर हमारा उस एक्सपोजर को कम करने में मदद करता है। और हमारा प्योरीफायर बेटर कैसे है? बिकॉज वो एक बेहतर तरीके से एफिशिएंसी देता है पूरे कमरे में। अब मैंने आपको पैसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से जो हमारा एक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो प्लाज्मा क्लस्टर के जरिए पूरा होता है। प्लाज्मा क्लस्टर पूरे कमरे में फैल जाते हैं, प्लाज्मा क्लस्टर आयंस, और इन्फेक्शंस को, स्मेल को, स्टैटिक चार्ज को डिस्ट्रॉय करता है। ये जो कॉम्बिनेशन है एक पैसिव प्यूरिफिकेशन का और एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन। पैसिव पूरे कमरे की हवा को खींच के फिल्टर के जरिए अब्सॉर्ब करके दूसरी तरफ साफ हवा फेंक देता है। और एक्टिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो हमारा प्लाज्मा क्लस्टर है, वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। पूरे ये देखिए, ये जो बबल्स है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे कमरे में प्लाज्मा क्लस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। अब मैं आपको एक बहुत धमाकेदार चीजें पॉइंट बता रहा हूं। प्लाज्मा क्लस्टर का एक प्रूफ आ चुका है हमारे पास, जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि 30 सेकेंड्स के अंदर लैब कंडीशन में 91.3% हमारा कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये लैब कंडीशन में टेस्ट हुआ है। एक्चुअल कंडीशन में कैसा होगा, कितनी जल्दी होगा, ये हमें नहीं पता, बिकॉज हर एक रूम का हर एक सिचुएशन अलग होता है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि प्लाज्मा क्लस्टर SARS-CoV-2 को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन कितनी देर में कर सकता है ये हमारे लिए कहना मुश्किल होगा। ये आप इतना भरोसा रखिए कि हाँ, अगर लैब कंडीशन में 30 सेकेंड में हुआ, तो अगर एक्चुअल सिचुएशन में होगा तो एवरेज हो सकता है। मैं टाइम नहीं बताऊंगा आपको, बट आप खुद अपना अंदाजा लगा सकते हैं। बट ये है हमारी ताकत, ये है हमारा पावरफुल टूल जो हमारे पास है। प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो सेफ है, इफेक्टिव है और साथ के साथ सर्टिफाइड है, सिर्फ कोरोना वायरस क्यों। अब मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, हमारे पास 33 लैब्स के दिए गए सर्टिफिकेट है। आप अगर सोचेंगे कि प्लाज्मा क्लस्टर और शार्प एयर प्यूरिफायर की खास बात क्या है,
हमने आपको एयर फ्लो के बारे में बताया, हमने आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की क्या ताकत है। साथ के साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना वायरस तो अभी रिसेंटली इसका सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन 33 ग्लोबल सर्टिफिकेट्स है, 33। ये 33 ग्लोबल सर्टिफिकेट्स के जरिए हम ये प्रूव करते हैं कि हमारा प्यूरिफायर बाकी ब्रांड से बेटर है, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ये 155 पेज का डॉक्यूमेंट, मैं ट्रेनिंग के एंड में मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आपको ये सर्टिफिकेट की कॉपीज चाहिए, आप वेस्टीज के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से, शार्प इंडिया के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे तो मैं आपको भेज सकता हूँ। सो दिस इज द समरी जो खास करके मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो है हमारा प्यूरिफायर किस तरीके से काम कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, खास करके आज मैं ये पॉइंट इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, प्रोटेक्शन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट डॉक्टर्स अभी भी एक्सपोजर ज्यादा है, और उनको हमारे प्यूरिफायर के जरिए जितना बेनिफिट मिल सकता है वो किसी और चीज के जरिए नहीं मिल सकता। मतलब डॉक्टर को एक्सपोजर रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया। ये रिकॉर्डिंग भी मैं कर चुका हूं, कई लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो डेफिनेटली आप अगर मुझे मैसेज भेज देंगे तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉर्मल प्रेजेंटेशन में। जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि डॉक्टर्स का, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है लागू होगा ऑफिस के लिए भी, चाहे वो ऑफिस ले लीजिए चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट। एक्सपोजर और जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक बंद कमरे में वो सस्पेंडेड रह जाएंगे काफी देर तक। तो ये ऑफिस के लिए भी हो सकता है, ये हॉस्पिटल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन ऑफिस के लिए अगर आप प्रपोज करेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि पहले आप सर्वे कर लीजिए कि उनकी ऑफिस कितने स्क्वायर फीट की है, कितने लोग बैठे हुए हैं, कितना मतलब उनका कितना मतलब एरिया है जो आपको प्यूरिफाई करना है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन करने के बाद तभी आप जो है उनको ऑफर दे सकते हैं। और अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं खास करके, तो हॉस्पिटल्स में कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमारा प्यूरिफायर लग सकता है। सबसे पहला डॉक्टर्स का जो रूम है, दूसरा पेशेंट का रूम है, तीसरा लैब है, राइट, और तीसरा लैब है, और चौथा जो है हमारे जितने भी चेंजिंग रूम्स है, डॉक्टर्स और नर्सेस के जो चेंजिंग रूम्स है वहां पे भी लग सकता है। तो ये मैंने चारों एरिया क्यों बताया, ये इसलिए बताया चूंकि हमारा प्रोडक्ट जो है 250 स्क्वायर फीट का है, लेकिन ये जितने भी स्पेसेस है, अगर आप पेशेंट रूम की बात करेंगे, या आप डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर्स चेम्बर की बात करेंगे, जहां हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर का चेम्बर होता है या लैब्स होते हैं, ये सारे के सारे आपको 150-200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा। तो हमारा जो मॉडल है J30, ये बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठता है। तो डॉक्टर्स रूम, इंडिविजुअल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के कौन कौन से एरिया में हमारा प्यूरिफायर लग सकता है, खतरा किस चीज से है, और हमारा प्यूरिफायर किस तरीके से उस खतरे को रिड्यूस करता है, ये है कॉन्सेप्ट। सेम अगर आप ऑफिस की बात करेंगे, ऑफिस में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बट एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑफिस के एरियाज बड़े होते हैं, राइट। ऑफिस में 1000-2000 स्क्वायर फीट के होते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमें मल्टीपल यूनिट्स लगाने हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि देखो ऑफिस हमारा 1000 स्क्वायर फीट का है, हम 500 स्क्वायर फीट के 2 पीस क्यों ना लगा दें, राइट। या वो कह सकते हैं कि देखो हमारा ऑफिस जो है 5000 स्क्वायर फीट का है, मार्केट में तो 1000 स्क्वायर फीट वाले भी एयर प्योरीफायर मिलते हैं, तो हम 1000 स्क्वायर फीट के 4-5 पीस क्यों क्यों ना लगा दे, आपके जो 250 स्क्वायर फीट के वो क्यों लगाए। तो इसका इसका मेरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, ये जो 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है उसमें आप क्या करेंगे, आप एक बड़े वॉटेज का लाइट लगाएंगे या छोटे छोटे मल्टीपल लाइट्स लगाएंगे, आप क्या करेंगे। बिकॉज आपको अगर पूरे कमरे में रोशनी चाहिए, बेहतर रोशनी चाहिए, आप मल्टीपल
एलईडी लैंप्स लगाएंगे, आपको क्या लगेगा कि 1000 वाट के एक लैंप से क्या आपको पूरे यूनिफॉर्म ब्राइटनेस पूरे कमरे में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अगर 300 स्क्वायर फीट है या 400, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक यूनिट बड़े कैपेसिटी का वहां काम नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, क्यूबिकल्स होते हैं, पिलर्स होते हैं। तो हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ऑप्शन का पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन, मल्टीपल यूनिट्स का सजेशन देंगे, जिससे आपको बेहतर एफिशिएंसी मिल सकता है। आप खुद सोचिए ना, 1000 वाट का एक सिंगल लैंप या 10-10 वाट के 100 लैंप, आपके ऑफिस के ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप मल्टीपल एलईडी लैंप की ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से एयर प्यूरिफायर भी जब आप मल्टीपल यूनिट्स लगाते हैं थोड़े थोड़े एरिया में, फिर वो बेहतर एफिशिएंसी देता है। आपके 2000 स्क्वायर फीट में आप 1000 स्क्वायर फीट पे 2 लगाएंगे या हमारे 250 स्क्वायर फीट वाले 8 लगाएंगे? सो ऑब्वियसली हमारा जो सोल्यूशन है वो बेहतर एफिशिएंटली काम करेगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझा पाया। ठीक है, सो ये था प्राइमरीली मेरा प्रेजेंटेशन, जो कि रिलेटेड है मेडिकल प्रोफेशनल्स से, हॉस्पिटल से या ऑफिसेस के लिए। ठीक है, तो ये इसके बाद अब मैं जनरल प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूं कि अगर हम नॉर्मल कस्टमर्स, नॉर्मल प्रोस्पेक्ट्स से मिलते हैं एयर प्योरीफायर के लिए, तो उनका क्या रेजिस्टेंस होता है। तो आप अगर लोकल मार्केट, अगर आप नॉर्मली जो है आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में या आपके नेबर्स में, आपके जान पहचान में अगर आप प्योरीफायर प्रमोट करने जाते हैं, तो किस तरीके का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है? सबसे आपको मालूम है कि प्योरीफायर के लिए काफी नेगेटिविटी लोगों में है, राइट? प्यूरिफायर को लोग एज ए नीड समझते नहीं है। हमें ये तो लगता है कि पानी हमें साफ पीना चाहिए, हमें ये भी लगता है कि खाना हमें साफ खानी चाहिए, लेकिन हवा के लिए हम इतने इग्नोरेंट क्यों हैं? हवा के लिए हम इतने जो है मतलब हम इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते? तो मैं उसके रीजन बताता हूँ और एक कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि हम जो है हेल्थ को तो सीरियसली लेते हैं। अब मेरे ख्याल से कोरोना वायरस के सिचुएशन के बाद हर कोई हेल्थ के लिए अवेयर बन चुका है, लेकिन लेकिन हवा के लिए अवेयर क्यों नहीं है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, राइट? तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम क्या करते हैं? हम अपने नाक के अंदर रुमाल डाल देते हैं या सांसों को हल्की करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है किसी गंदे नाली के पास से जब हम गुजरेंगे, उस नाली को पार करने में लगभग 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा, और उस 1-1.5 मिनट में अपने हम अपने सांसों को रोक नहीं सकते। लेकिन हम नाक में रुमाल लगा के या सांसों को हल्की करके या सांसों के बीच में गैप को बढ़ा के हम उस गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा सोचिए। हम जीरो नहीं कर सकते, हम गंदे नाली के पास से जब सांस लेना ही पड़ेगा, आप सांस को रोक के पार नहीं कर सकते, लेकिन हम रुमाल लगा के या जो भी चीजें करके हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यह है कॉन्सेप्ट। रिड्यूस क्यों करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें पता है वो गंदगी जो है हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारा प्यूरिफायर भी काम करता है। हम पूरे दिन में 24 घंटे 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। 11,000 लीटर ऑफ एयर passes थ्रू आवर लंग्स एवरी डे। ये देखिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके 2 हिस्से हैं। एक है ये रेस्पिरेटरी पाइप, दूसरा है लंग्स। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट? तो ये 11,000 लीटर हवा जब हम पूरे दिन में सांस के जरिए लेते हैं और अलग अलग जगह लेते हैं, हम कहीं भी होते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट की हवा को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब चाहे आप पार्क में हैं तो आपको पार्क की हवा इनहेल करने को मिलेगा, आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल की हवा इनहेल करनी पड़ेगी, आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस की एयर इनहेल करनी पड़ेगी, आप घर में हैं तो घर की हवा इनहेल करनी पड़ेगी।
ठीक है ना। सो ये है मेन कॉन्सेप्ट कि ये अब प्यूरिफायर कैसे काम करता है। प्यूरिफायर इम्प्यूरिटीज को रिड्यूस करता है, मतलब 11,000 लीटर के जरिए जितनी इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आते हैं उन इम्प्यूरिटीज की वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। अब कैसे करेंगे, कहाँ लगाएंगे प्यूरिफायर को, क्यों वहां पे लगाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि कौन सी ऐसी जगह है हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय रहते हैं। आपका जवाब होगा या तो ऑफिस या तो बेडरूम। ऑफिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे अपना ऑफिस हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज ऑफिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम बेडरूम की बात करें, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं। और ये जो 8 से 9 घंटे अगर उस समय हमने प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया और हमने प्यूरिफायर को वहां पे यूज किया 8 से 9 घंटे, हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इम्प्यूरिटीज को रिड्यूस करेंगे। मतलब उस 8 से 9 घंटे जब हम बेडरूम में रहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इम्प्यूरिटीज रिड्यूस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए 11,000 लीटर हवा विदाउट प्रोटेक्शन हमें 10 सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम बेडरूम में प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं और 8 से 10 घंटे हम बेहतर हवा में सांस लेते हैं तो उस 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। हम जीरो करने की ना जरूरत है ना कर सकते हैं। हम प्यूरिफायर को हमेशा साथ में लेके घूम नहीं सकते, ना कि हम साफ हवा 24 घंटे में ले सकते हैं, राइट। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है प्राइमरी ऑप्शन कि हम इम्प्यूरिटीज को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्यूरिफायर की जरूरत क्या है और प्यूरिफायर कैसे काम करता है। तो ये अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट इलेबोरेटली बताऊंगा, अलग अलग तरीका बताऊंगा जिस तरीके से हम एयर प्योरीफायर के लिए कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर की नीड को और स्ट्रांग बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको गंदे नाली वाला एग्जांपल दिया। इस एग्जाम्पल से आप लगा, ज्यादातर जो ऑब्जेक्शंस लोगों में होते हैं कि घर पे लगा लेंगे बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगी, या इस तरीके से कई ऑब्जेक्शन आते हैं। तो ये गंदे नाली वाला एग्जाम्पल से ये लगेगा कि हाँ कम करना जरूरी है। हम जो अभी इग्नोर कर रहे हैं ये सही चीज नहीं है, इग्नोर करने से हमें और ज्यादा खतरा हो सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस डेफिनेटली क्रिएट होगा। अब हम देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं। साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन फ्लू, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और एलर्जी। आप खुद सोचिए, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, आप पिछले 2-3 सालों में आपके शहर में इन बीमारियों का तादाद बढ़े हैं, यस या नो? आपका जवाब डेफिनेटली होगा यस। तो जिस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के सेशन का, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि हम किस तरीके से हर पूरे साल हर शहर में प्यूरिफायर बेच सकते हैं, प्यूरिफायर को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि पोल्यूशन तो हर शहर में नहीं होता है, पोल्यूशन तो हर सीजन में नहीं होता है। लेकिन अगर पोल्यूशन हर सीजन में नहीं है या हर शहर में नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है? नो, एयर प्योरीफायर की जरूरत है या नहीं है ये मैटर नहीं करेगा कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल क्या है, राइट। ये मैटर करता है कि आपके घर में, आपके फैमिली में या आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनमें ये बीमारियां बढ़ी है या नहीं। आप हो सकता है ऐसी जगह रह रहे होंगे जहां पे चारों तरफ ग्रीनरी है, हो सकता है आप बोले कि नहीं हमारे तो चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ हरियाली है, हमें तो एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है। कोई ये भी कह सकता है कि हमारे शहर में तो पोल्यूशन है ही नहीं, हम क्यों एयर प्योरीफायर लगाए अपने घर में, वो तो दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता है, दिल्ली वालों को लगाना चाहिए। नो, एयर प्योरीफायर लगाना है कि नहीं लगाना है ये मैटर नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल कितनी है, ये मैटर करता है कि आपके फैमिली में या आपके आसपास जो भी है ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स
है या नहीं है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अगर ये है तो हमारा एयर प्योरीफायर इन चीजों को रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। कई लोग ये भी आपको कह सकते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो ऐसे बीमारी किसी को है नहीं, ये भी बोल सकते हैं लोग। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में किसी को ऐसी चीजें होना भी नहीं चाहिए। बट इसकी क्या गारंटी है कि आज हो सकता है ये बीमारी नहीं है, इसकी क्या गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम में ये नहीं होंगे? ठीक है ना। तो ये हमने अब देख लिया है कि एयर प्योरीफायर की जो नीड होगी वो ये मैटर करेगा कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है ये कितने फ्रीक्वेंसी में है, कितने बढ़ रहे हैं आपके शहर में। अगर ये बढ़ रहा है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसको इग्नोर करें, इसको और बढ़ने दें। दूसरा चॉइस ये है कि एयर प्योरीफायर अपने बेडरूम में लगा के आप इन चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। एक थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताऊंगा कि ये सिम्टम्स आते कहां से, इन सिम्टम्स के सोर्स क्या है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है इनमें बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और बुजुर्ग। बच्चे सबसे ज्यादा क्यों अफेक्टेड है? पॉइंट नंबर 1, वो इसलिए चूंकि जब बच्चे पैदा होते हैं उनके बॉडी के हर एक ऑर्गन सेंसिटिव होता है, और ऑर्गन्स को पूरे तरीके से डेवलप होने में, ऑर्गन्स को पूरे तरीके से बिल्ड होने में लगभग 8-9 साल लग जाते हैं। मतलब पैदा होने से 8 से 9 साल तक की उम्र तक ये ऑर्गन, सिर्फ लंग नहीं, लंग, लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, एवरीथिंग पूरे डेवलप होने में 8 से 9 साल लग जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय से लेके हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा का सामना करना पड़ता है उनको और झेलना पड़ता है। आप बच्चे हैं इसलिए ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो 1,000 लीटर नहीं दूंगा, बच्चों को 2,000 ही दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। उनको सांसें तो लेनी है। पैदा होने के समय से लेके हर रोज सांसें तो लेनी है, और 11,000 लीटर हवा, आपको मालूम है हवा की क्वालिटी क्या है, तो वो बच्चों के श्वास नाली में जाएगा ही जाएगा। तो ये तो सेंसिटिव होता है। ये जब सेंसिटिव होगा तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, जो बच्चों की पूरे तरीके से डेवलप हुए नहीं है, तो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब इम्यूनिटी के प्रेशर पड़ेगा तो ये सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। मैं आपको बताता हूं कि हमारे रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी कैसे काम करता है। ये जो 11,000 लीटर हवा है उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज आते हैं उसे रोकने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी पाइप के अलग अलग हिस्सों में इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है, और वो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेवल पे काम करता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप बैल्कनी में बैठे हैं, आपके शहर में आंधी तूफान आ चुका है, आंधी तूफान आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप बैल्कनी में और बैठेंगे नहीं, बैल्कनी से घर के अंदर आ जाएंगे और दरवाजे खिड़की को बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे दरवाजे खिड़की को? चूंकि आंधी तूफान के दौरान जब धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, वो धूल मिट्टी आपके घर के अंदर ना आ सके। ठीक उसी तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी काम करता है। हम श्वास नाली को पूरे तरीके से तो बंद नहीं कर सकते ना, चूंकि ये बंद नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो है सिकुड़ देना, कंस्ट्रिक्शन कर देना, इन्फ्लेमेशन कर देना। ये देखिए आपके, ये एक फोटो दिख रहा है, ये नॉर्मल एयरवे है। ये नॉर्मल एयरवे में इतनी गैप होनी चाहिए जब आप नॉर्मली सांस लेते हैं। हम लोग अगर नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो ये इतना एयरवे रहता है। लेकिन अगर ये इम्प्यूरिटीज आने लगे हमारे श्वास नाली के जरिए, ये इम्प्यूरिटीज जब आने लगेगा तो ये सिकुड़ जाते हैं। बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सिकुड़ जाते हैं। ये सिकुड़ के करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इम्प्यूरिटीज अंदर जाए। मतलब अगर रेस्पिरेटरी पाइप ये खुला होगा तो ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज लंग्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये सिकुड़ देने से इम्प्यूरिटीज को रिड्यूस किया जाता है। जैसे हम नलके को पूरा खोल देंगे तो ज्यादा पानी आएगा,
नलके को आधा बंद कर देंगे तो पानी की स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इन्फ्लेमेशन जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का रिस्पॉन्स है, उसके जरिए हम इम्प्यूरिटीज को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये सिम्टम जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, ये इन्फ्लेमेशन का मैनिफेस्टेशन है। मतलब इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो हमारी बॉडी की वार्निंग सिग्नल है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपको मैं छोटे छोटे 2-4 एग्जांपल देता हूं। नाक बंद होना, नाक बंद होना जो है बहुत कॉमन है। ऐसा कोई आदमी नहीं है इंडिया में जिनके नाक बंद की शिकायत नहीं होती। नाक बंद इज अ बेसिक बेसिक सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। कि नाक बंद करके हमारा शरीर कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि गंदगी को रोको। नाक के अंदर ही अगर रोक देंगे तो नीचे नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन हम इग्नोर करते हैं उन चीजों को। जब हम इग्नोर करेंगे तो क्या होगा कि फिर नाक से गले में चले जाएंगे। जब गले में जाएगा तो गले में खराश होते हैं, गले में दर्द होता है और सर्दी जुकाम होते हैं। फिर गले से भी हम जब इग्नोर करते हैं तो ये देखिए जो छाती का हिस्सा है, जो ये चेस्ट का हिस्सा, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है इसको। और यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। खास करके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट। और अब आप और नीचे जाएंगे, अब देखिए लंग्स के अंदर जब ये एयरवे पाइप जाता है तो ये मल्टीपल हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये कितने मल्टीपल्स हो गए, छोटे छोटे हो गए और पतले पतले हो गए और बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे लंग्स में फैल गए। अब जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, ये छोटे छोटे से रेस्पिरेटरी पाइप में जब इन्फ्लेमेशन होता है, उसे एस्थमा अटैक का नाम दिया जाता है। तो नाक बंद जो है फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है और एस्थमा अटैक जो है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ये जो बीमारी बढ़ रहे हैं, ये सब लोग एग्री करेंगे ये बीमारी बढ़ रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि हम अपने जो 11,000 लीटर हवा, उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसके कारण एक के बाद एक सिम्टम्स ऐड होते जाते हैं और उन्हीं सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहती है। मैंने बच्चों की बात करी थी कि बच्चों के लिए प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है इस समय। आप खुद सोचिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, हर एक चीज का। क्यों हम अपने साबुन बच्चों में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो इसलिए बिकॉज हमें पता है कि हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें हो सकता है केमिकल कंटेंट ज्यादा है जो बच्चों के स्किन के लिए उचित नहीं है। हम बच्चों के लिए अलग नाजुक से साबुन लेके इस्तेमाल करते हैं, तेल, शैम्पू, कपड़े, पाउडर जो भी है बच्चों के लिए अलग होता है क्योंकि उनके स्किन सेंसिटिव है। कभी आपने ये सोचा कि जब बच्चे पैदा होते हैं हम दाल, सब्जी, रोटी जो हम खाते हैं क्या हम बच्चों को खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। चूंकि जब बच्चे पैदा होते हैं लगभग 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली डेवलप होने में। आप पहले दिन अगर दाल, रोटी, चावल खिला देंगे तो क्या हालत होगी बच्चों की? ठीक उसी तरीके से हम खाना तो नहीं खिलाते, बच्चों के लिए अलग से साबुन, तेल लेके आते हैं, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा हर रोज पैदा होने के बाद से लेके हर रोज हमारे बच्चों के नाजुक से लंग्स को अटैक करता है, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। इसके कारण बच्चे ज्यादा बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर दवाई देते हैं जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है। अब आप सोचिए कि आपके सामने दो चॉइस है। पहला, आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, इग्नोर करते रहिए, तो ये सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। लेकिन दूसरा चॉइस है, हम अपने बेडरूम में और लिविंग रूम में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत में एक्सपोजर के बारे में डिटेल में बताया जब डॉक्टर्स की बात कर रहे थे। तो एक्सपोजर रिड्यूस करेंगे जब, तब ऑटोमेटिकली ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कम हो जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। कई लोग ये बोलते हैं ना कि बच्चों को अगर साफ हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, उनको अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। उनको आप ये कहिए, उनसे आप ये कहिए कि जब गंदे नाली के पास से गुजरते हैं
तो हम नाक को बंद करने की क्यों कोशिश करते हैं, हम रुमाल क्यों लगाते हैं? अगर आपको लगता है कि बच्चों को साफ हवा में रख के इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि गंदी जगह में रहने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये कौन सा लॉजिक है? तो मेरा कहना यह है कि हम बच्चों के कमरे में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करके बच्चों के एक्सपोजर पोल्यूशन से रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। और जब इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा, जो बाहर जाएंगे, जब ज्यादा इंप्यूरिटीज को झेलना पड़ेगा, तब वो इम्यूनिटी बेहतर काम कर सकता है। ओवरऑल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, 10 सिगरेट 5 सिगरेट, विदाउट प्रोटेक्शन 10 सिगरेट, विथ प्रोटेक्शन 5 सिगरेट, राइट? सो आई होप मैं आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाया कि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, और इवन जनरल पब्लिक जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स है, मतलब हमारी मेडिकल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, हम ऑफिस में जाते हैं या हम जो भी करते हैं, ठीक है ना? सो ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम, आपको कैसे पता चलेगा कि प्यूरिफायर हमारा काम कर रहा है? आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमारा प्यूरिफायर बाकी ब्रांड से अलग है? और साथ के साथ मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा। मैंने आपको डॉक्टर्स का बताया, मैंने आपको हॉस्पिटल्स के बताया, ऑफिसेस के बताया। अब मैं आपको और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम एयर प्योरीफायर बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और उनको फायदा दिला सकते हैं। सबसे पहला, इंडिया को एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 1/3 दुनिया का जो 1/3 हिस्सा है एस्थमा पेशेंट, वो इंडिया में है, राइट? तो ये जो उपाधि है, ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जिनको एस्थमा अटैक होते हैं वो तकलीफ को समझते हैं, और उनके परिवार को भी समझ में आता है कि कितनी तकलीफ होती है जब किसी को एस्थमा अटैक होते हैं, राइट? मैं आपको ये बताना चाहता हूं बड़ी गर्व के साथ कि अगर आप ऐसे घर में शार्प का एयर प्योरीफायर लगाते हैं जहां पे लोगों को एस्थमा अटैक होता है, बच्चों को या जो भी, जिनको भी, 7 से 10 दिन के अंदर आपको एस्थमा के मेडिकेशन और एस्थमा अटैक्स 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैं इतने दावे के साथ इसको क्यों कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं? आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, यूके एलर्जी एक ऐसी संस्था है जो एस्थमा एलर्जी के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। ये बहुत बेहतरीन संस्था है। ये एस्थमा एलर्जी पे रिसर्च उन प्रोडक्ट्स पे करते हैं जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स, विदाउट मेडिकेशन एस्थमा को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो देते हैं एक सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट। ये देखिए, येलो कलर का एक आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट। इसका मतलब एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए, एस्थमा एलर्जी के दवाई को रिड्यूस करने के लिए शार्प से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये है आपके सामने कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको ये बता सकता हूं, आप चाहे इंडिया के किसी भी शहर में क्यों ना हो, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं आपको ये बता रहा हूं, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर के में किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप मुझे सुन रहे हैं अभी इस समय, आपके शहर में अगर आप एक सर्वे करेंगे, 100 घर का सर्वे करेंगे, 100 होम्स, आपको कम से कम 30 से 40 घरों में कोई ना कोई मिलेंगे जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए अफेक्टेड है और रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं, खास करके एस्थमा और एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप उनको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप उनको किस तरीके की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इस बात पे एग्री करेंगे कि जिनको एस्थमा अटैक होते हैं बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उनको भी, उनके परिवार को भी। तो आप जब हमारे प्रोडक्ट उनको प्रपोज करेंगे, ऑफर करेंगे, आप उनको मदद कर रहे हैं उनके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस करने में, तो आप गर्व के साथ जाइए, आप प्राउडली जाइए, आपको शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रहे जिससे हेल्थ उनका खराब हो सके, आप उनको हेल्थ खराब होने से बचा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को देके। अगर कोई आपसे कहे कि, फिर भी आपसे कहे कि नहीं नहीं हमें तो जरूरत नहीं है, तो उनसे बस इतना ही कहिए कि नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर, बट अगर आपको कभी लगे कि आपको दवाई की फ्रीक्वेंसी कम करना है, एस्थमा अटैक्स कम करना है, तो आप हमें याद करिएगा।
ठीक है, तो ये है बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा। तो आपको 10 में से कम 3 घर ऐसे मिलेंगे जहां पे किसी न किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, खास करके एस्थमा और एलर्जी बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत कम। पहले लोगों को लगता था बड़े बड़े शहर में ही ये बीमारी होती है, लेकिन इवन छोटे छोटे शहर में, आप अगर मेरे बात पे भरोसा ना हो तो आप खुद ट्राई करके देख ले। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, एयर कंडीशनर का यूजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एयर कंडीशनर जिनके घर में है, उन लोगों के घर में अगर आप अप्रोच करते हैं, उन लोगों के घर में आप मिलने जाते हैं, उनसे आप एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछिए, वेरी सिंपल वन लाइन क्वेश्चन, कि जब आप एयर कंडीशन रूम में सो के उठते हैं, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ, आप अगर 10 लोगों को ये सवाल पूछेंगे जो एसी कमरे में सोते हैं, 10 में से 7 या 8 लोग कहेंगे कि हाँ होता है। आप वेरीफाई कर लीजिए, आपको अगर मेरे बात पे भरोसा ना हो, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। आपके आसपास जितने भी घर हैं जिनमें एसी लगे हुए हैं और 2-3 साल से एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सवाल आप पूछेंगे कि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की या खांसने की शिकायत होती है, 10 में से 7 लोगों को होता है। फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो सकता है किसी को हफ्ते में 1 बार हो सकता है हफ्ते में 2 बार हो सकता है महीने में 2 बार हो। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिम्टम्स की बात कर रहा हूं। ये जो सिम्टम्स है, अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन अभी अगर इसको आप प्रिवेंट करेंगे, ये तो प्रिवेंट हो ही जाएगा, आगे कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। मतलब जिनके घर में ऐसे लोग हैं जिनको सुबह भारीपन महसूस होता है या छींकने की शिकायत होती है, 2 से 4 दिन के अंदर उनको फायदा महसूस होगा। यह है हमारा दूसरा अपॉर्चुनिटी, कि जितने भी लोग आपके आसपास घर में एसी है, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपसे उसी दिन खरीद ले, बट जरूरी ये है कि आप उनको ये बताएं कि ये जो सिम्टम्स को इग्नोर करने से उनके ही फैमिली में दिक्कत आ सकती है, उनको ही दिक्कत आ सकती है। आप तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो उनको ये इन सब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से उद्धार कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो आप प्राउडली रहिए। अगर वो नहीं भी खरीदते हैं तो आप चिंता मत करिए, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज द लूजर, यू आर नॉट द लूजर। आपका काम आपने किया है, आपने उनको बता दिया है कि आपके लिए खतरा क्या है। उसके बावजूद भी अगर वो अपने परिवार के लिए डिसीजन नहीं लेते, दैट इज हिज चॉइस। बट आप बहुत कर्टियस तरीके से, हम्बल तरीके से बोलिए, सर नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी अगर आपको लगे कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ रही है और आपको प्रिवेंशन की जरूरत है, तो आप हमें याद करिएगा। बिकॉज जब हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार होता है, लोगों को एहसास नहीं होता, लोग इग्नोर कर देते हैं। बस आप इतना ही कह के छोड़ दीजिए कि ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ेगी। लेकिन जब बढ़े तब आपको लगे कि हाँ ये घटाने की जरूरत है, तब हमें याद करिए। चूंकि जब तक ना उनको ये एक्चुअली लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, जब तक ना उनको एक्चुअली एहसास होगा, तब तक वो रियलाइजेशन नहीं आएगी, तब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो आप अपने कम्युनिकेशन से उनको कॉन्शियस बना रहे हैं। तो ये था मेरा पॉइंट। तो अब आप एक बार समराइज कर लेते हैं, डॉक्टर्स के लिए क्या खतरा है, एक्सपोजर का खतरा, और हमारा प्योरीफायर कैसे काम करता है। दूसरा, हमने हॉस्पिटल्स की बात करी, हॉस्पिटल में कौन कौन सी जगह हमारे प्योरीफायर काम कर सकता है, जैसे पेशेंट रूम है, लैब्स है, डॉक्टर्स चेम्बर है, या नर्स और डॉक्टर्स के वेटिंग रूम या चेंजिंग रूम कह सकते हैं। इन जगहों पे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऑफिस में किस तरीके से काम करेगा, मल्टीपल यूनिट्स क्यों देना है। और फिर हम लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे आने वाले हैं, या जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, एस्थमा हो, एलर्जी हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो छींकने की शिकायत ही क्यों ना हो, तो ये सारे के सारे लोग जो है आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप जाएंगे, उनको हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएंगे। और वो आप, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो समझने के बाद, ये जो खतरे के बारे में समझने के बाद आपसे एयर प्योरीफायर नहीं लेंगे।
अगर वो नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है उनके लिए कोई और कंपल्शन होंगे, आप प्रेशराइज मत करिए, ठीक है। तो हमने, मेरा पार्ट जो आज का था जिसमें आपको मैं बताना चाह रहा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, खास करके इस समय जब वैक्सीन के बावजूद भी लोगों को लगता है कि नहीं अब तो खतरा खत्म हो गया है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि पिछले हफ्ते 10 दिन में कोरोना के केसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कल का मैं डेटा बताऊं आपको, कल लगभग 45,000 नए केसेस है। पिछले एक हफ्ते में 15,000 से लेके 45,000 तक कल का है। सो आप ये मत सोचिए, ये जो वायरस है ना बहुत डेंजरस वायरस है। ये इंतजार करता है कि कब आप थोड़ा हल्का हल्का लेंगे इसको। जैसे ही हम हल्का लेने लगेंगे तो ये अटैक करना शुरू कर देगा। सो कोरोना का जो खतरा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा, यस हो सकता है ये कुछ शहर में लिमिटेड है, लेकिन बचाओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके साथ मैं इनवाइट करूंगा मेरे कलीग विजय कुमार जी ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक, नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, अभी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके। प्रवीण जी, क्वेश्चंस बहुत आए हैं, देख लेते yes, हैं एक बार।